शंभो शिव शंभो स्वयंभो हर हर महादेव शंभो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की और इस रैंकिंग में मध्य प्रदेश के 11 शिक्षण संस्थान शीर्ष पर हैं और तो और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाते हुए एमपी के 4 और छत्तीसगढ़ के 2 संस्थानों ने राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग हासिल की है। ये प्रदेश के वो संस्थान हैं जिन्होंने पास किया है बेस्ट होने का टेस्ट। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने देश के चुनिंदा कॉलेजों की जो सूची जारी की है उसमें मध्य प्रदेश के 11 और छत्तीसगढ़ के 2 शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। इस सूची में पूरे प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी के संस्थान शामिल किए गए हैं। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में मध्य प्रदेश के सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 39वीं रैंक हासिल की है। राघवगढ़ की जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को इस कैटेगरी में 86वीं रैंक मिली है। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि हमारा विश्वविद्यालय इतने अच्छे स्तर पर आया है और वो भी इतनी जल्दी। जो दूसरे विश्वविद्यालय जो बहुत सालों से यहाँ पर मतलब एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके मुकाबले उनके साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है और इस बात से मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है अपने विश्वविद्यालय पर। आईआईटी इंदौर को इंजीनियरिंग कैटेगरी में 16वां स्थान मिला है। इसी कैटेगरी में ट्रिपल आईटी ग्वालियर को 58वीं रैंक दी गई है। वहीं ट्रिपल आई टीडीएम जबलपुर ने 77वीं रैंक हासिल की है। मैनेजमेंट कैटेगरी में भी मध्य प्रदेश के 3 कॉलेजों ने अपनी जगह बनाई है। आईआईएफएम यानी कि भोपाल के भारतीय वन प्रबंध संस्थान ने मैनेजमेंट श्रेणी में 8वां स्थान हासिल किया है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची रैंकिंग है। रिसीव किया परसों मंत्रालय से, मेरे को जब सर्टिफिकेट मिला ऑन द स्टेज स्मृति ईरानी जी ने मेरे से कहा कि एक सेक्टोरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सामान्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ compete करके 8वें स्थान पर आया है, ये बहुत श्लाघनीय है एंड उन्होंने प्रेज किया। ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि जो 3 साल से मैं यहाँ पे हूँ, जो मेहनत किया, उसका जो असर देख के लगता है कि मेहनत करना कभी खाली नहीं जाता है। इसके साथ ही आईआईएम इंदौर ने 10वीं और ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर ने 22वीं रैंक हासिल की है। रैंकिंग्स के लिए बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला है हमें इंस्टीट्यूट से जो एक्सपोजर के मामले में। आईआईएम इंदौर की एक खासियत है कि हमारी फैकल्टी अपने अपने फील्ड में काफी काम करके आई है, तो फैकल्टी हमें भी बहुत ज्यादा कैसे प्रैक्टिकली हर चीज को यूज करना है सिखाती है। फार्मेसी श्रेणी में जेएसआईटीएस इंदौर ने 40वीं रैंक और मंदसौर के बीआर नाहटा कॉलेज एंड फार्मेसी ने 44वीं रैंक हासिल की है। तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, हम सभी फैकल्टीज के लिए और मैनेजमेंट के लिए बड़े गर्व का विषय है। हमने 44वीं रैंक हासिल की है। निश्चित तौर पर अगर हम प्रयास करेंगे, आगे इसी तरह से कार्य करते रहेंगे, तो हम इस रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर भी आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 संस्थानों ने भी एचआरडी की लिस्ट में जगह बनाई है, जहां मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम रायपुर ने 18वीं रैंक हासिल की है, तो वहीं फार्मेसी कैटेगरी में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी को 22वां स्थान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखा आपने, ये वो संस्थान है जो बेस्ट का टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन ऐसे बहुत से संस्थान हैं जिन्हें अभी इस परीक्षा में पास होना बाकी है। इस टेस्ट में क्यों पिछड़े प्रदेश के कई संस्थान, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उन संस्थानों के नुमाइंदों से जो बेस्ट के इस टेस्ट में खरे उतरे हैं। शुरुआत आईआईएफएम के डायरेक्टर जी किन्हल साहब से, जो हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं, और इंदौर से भी हमारे साथ में स्टूडियो से मौजूद रहेंगे हमारे संवाददाता वसीम अहमद, जिनके साथ में मौजूद हैं जीएसआईटीएस कॉलेज से प्रकाश सोनी जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही उनके साथ में और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही
स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले किन्हल साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से IIFM ने 8वां स्थान हासिल किया है, जो वाकई में दर्शाता है किस तरह से यहाँ का पूरा संस्थान होगा, प्रबंधन होगा। आप ही की प्रतिक्रिया सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, कैसे आप अपनी खुशी को जाहिर करेंगे? खुशी जाहिर करना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। मैं अपने संकाय सदस्यों से, फैकल्टी से इस अवार्ड के मिलने के बाद आज ही मीटिंग किया, कल ही लौटा मैं दिल्ली से प्राप्त करने के बाद। तो हर एक फैकल्टी इतना प्रफुल्लित है और उनको लग रहा है कि मेहनत करना बहुत ही उपयुक्त रहा और इस मेहनत को जारी रखना पड़ेगा। और खुशी में ये कहीं ना भूल जाएं कि हमें कहीं गर्व महसूस करना पड़े, हमें ऐसा ईगो नहीं आना चाहिए कि हम हासिल कर चुके हैं और आगे कुछ नहीं करना है। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि जो हमें अवार्ड मिला है, जो हासिल की है हमने 8वीं रैंक, तो हमें ये जवाबदारी बढ़ गई। मतलब अगले साल हम इसको एक तो बरकरार रखना और ऊपर भी जाना है, ये जो जवाबदारी बढ़ गई है। तो इसमें सभी संकाय सदस्य, मेरे फैकल्टी जो है, उन्होंने मेरे आवाज के साथ आवाज मिलाया, बोले कि हाँ, हम लोग और ज्यादा जवाबदारी से आगे काम करेंगे ताकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और उच्च स्तर पर पहुंचे। 8 है तो अब दूसरे, तीसरे, इस तरह के पहले नंबर पर भी जाने की कोशिश करें। किस तरह से हम समाज की सेवा करते हुए और बच्चों को एजुकेट करते हुए हम अपना रैंक भी बढ़ाएं और अपनी उपयुक्तता जो है लोगों को और हासिल करने में हम अपना जूझेंगे और अपना पूरा मेहनत करेंगे। ऐसा आश्वासन उनसे भी मिला और मैं भी लगा रहूंगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भारत का जो एकमात्र, मैं तो कहूंगा कि एशिया में एकमात्र है, ये ऐसी संस्था और कहीं नहीं है। तो इसको बनाने में हम जुट जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अभी जो एक अचीवमेंट मिला है, बस यहाँ पर अभी रुकना नहीं है, बल्कि अब इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाना है। लेकिन किन्हल साहब, अगर बात की जाए, एक IIFM की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा नाम है, जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा बड़ी हैं, और जब जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो उसे उस लेवल पर मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता होगा। लेकिन उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, उन सभी चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़े हैं, और ये तभी उसी का नतीजा है कि 8वीं रैंक मिली है ऑल ओवर इंडिया। और IIFM की एक अलग ही तरह का प्रतिष्ठान है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से, क्या खासियत है इसकी जो IIFM को और भी ज्यादा खास बनाता है और 8th पोजीशन पर लेकर आया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक मौका भी है हमारे लिए कि हम कैसे अन्य संस्थानों से अलग है, ये बताने का मौका है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो भारत सरकार का है, आजकल क्लाइमेट चेंज भी उसके साथ जुड़ गया है, उसकी एक संस्थान है ये। और चाहे हम कहें कि ये भारतवर्ष में एक ही है, मैं तो कहूँगा कि पूरे एशिया में जिस तरह के सब्जेक्ट्स और जो हम विषय पर यहाँ पे स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, जो हम लोग डिग्री देते हैं, तो वो यूनिक है। मैं तो कहूँगा कि अन्य कोई ऐसे संस्थान नहीं है। बाकी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चाहे वो फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अपना डिग्री देते होंगे, हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट में देते हैं, जो अपने आप में यूनिक है और ऐसा कोई संस्थान नहीं है। तो मैं ये तो ये कहूँगा कि 1982 में इसको स्थापित करने के बाद मुख्य उद्देश्य ये था कि फॉरेस्ट्री सेक्टर में मैनेजमेंट इनपुट्स कैसे लाया जाए, प्रबंधन को कैसे फॉरेस्ट्री सेक्टर में और सुदृढ़ रूप से लाया जाए। साइंस ऑफ फॉरेस्ट्री तो काफी पढ़ाई जाती थी और साइंस ऑफ फॉरेस्ट्री का कई सारे संस्थान भारत में भी है और बाहर भी है। कैसे प्रबंधन को इसमें शामिल किया जाए ताकि फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप देखिए मध्य प्रदेश का ही उदाहरण आप देखेंगे कि लगभग 40% लोग मध्य प्रदेश के वनों पर निर्भर है। भारतवर्ष के स्तर पर यदि बात करेंगे तो लगभग 30% लोग, 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग वनों पर और वनोपजों पर निर्भर रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो उसको प्रबंधित करते हुए कैसे उनको लाभ भी देना है, उनके जीवन यापन के भी चलाते रहना है और वनों का भी ह्रास नहीं होना है। इसको एक सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में जो पढ़ाई हम लोग बच्चों को कराते हैं, ये यूनिकनेस है इस इंस्टीट्यूट का। उसको बरकरार रखते हुए और वनों के प्रबंधन को आज के वर्तमान स्थिति में उसको कैसे परिकल्पना में लाना है और किन किन विषयों को पढ़ाने और किस तरह से पढ़ाने से लोगों का फायदा होगा और बच्चे इस तरह से तैयार होंगे, ये हमारा प्रयास रहा है।
बिल्कुल, और वही वो प्रयास जो है वो रंग भी लाया है कहा जा सकता है। इस यही वजह है कि 8वें स्थान पर ऑल ओवर इंडिया एक पोजीशन पाई है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, जैसा कि किन्हल साहब बता भी रहे हैं कि जो जिस तरह की क्वालिटी है उसे कहा जाए पूरे एशिया में एकमात्र इस तरह का इंस्टीट्यूट है तो भी गलत नहीं होगा। जो रिसर्च या फिर जो लिस्ट जारी हुई और उसमें मध्य प्रदेश के जो कॉलेजेस या फिर जो यूनिवर्सिटीज शामिल हुई हैं उसमें इंदौर की GSITS कॉलेज का भी नाम शामिल है। इंदौर से हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ में जुड़े हैं। वसीम, अगर हम GSITS इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो अपने आप में एक जाना पहचाना नाम, कहा जाए इंदौर की शान भी इसे कहा जाता है। यहाँ का भी जो एक कल्चर है वो सभी के सामने है और यही वजह है कि जो टॉप फहरिस्त है उसमें शामिल किया गया है। आपके साथ में वहां के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल लेना, हम बात करेंगे GSITS के जो मेरे साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रकाश सोनी, मेरे साथ में है सुरेश पासवान जी है और एक स्टूडेंट है जिन्होंने ऑल इंडिया की एक GPAT एग्जाम में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा नैना कि जो मापदंड थे वो मापदंड इतने कड़े थे जिसमें कहीं पर भी मतलब कहा जा सकता है कि सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस मापदंडों में ये लिस्ट जारी की गई है उसमें कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र नहीं है। यानी आपके पास चमचमाती बिल्डिंग हो ना हो, आपके पास में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है फैकल्टी। अब फैकल्टी से हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से आपने मैनेजमेंट किया था प्रकाश जी अपने कॉलेज का जो ये मुकाम हासिल कर पाए। खासतौर पर हम बात जानना चाहेंगे आपसे फैकल्टी को लेकर। जी, मैं थोड़े कॉम्प्रहेंसिवली बात करूंगा। ये ओवरऑल रैंक पाने के लिए जो NIRF की स्कीम थी उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली, बिल्डिंग भले ना हो बट इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी लाइब्रेरी फैसिलिटी, लैब फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स के लिए क्या आप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, किस तरीके से आप टीचिंग करते हो, लैब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या दे पाते हैं, ये सारे क्राइटेरिया थे जिसमें ऑब्वियसली ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आपके डायरेक्टर, HOD या जो लीडरशिप है वो आप उनका विजन ना हो, उनका सोच ना हो, उस तरीके से बच्चों और फैकल्टी को इंफ्रास्ट्रक्चर देने का सोच ना हो, जब तक ये सारी चीजें मुकाम हासिल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो मेजर इसमें मार्किंग है वो आपकी फैकल्टीज की अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके पब्लिकेशन क्या हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अब जैसे कि अगर हमने GSITS की फार्मेसी की बात करें तो नॉट ओनली द सीनियर प्रोफेसर बट द जूनियर फैकल्टी एज वेल, उन सभी के पास नेशनल और स्टेट लेवल की फंडिंग एजेंसीज के रिसर्च ग्रांट्स हैं, उससे रिसर्च कोलैबोरेशंस होते रहते हैं। इंडस्ट्री से हम कंटिन्यूसली टच में रहते हैं और इंडस्ट्री की नीड बेस्ड हम रेगुलरली करिकुलम और सिलेबस अपडेशन करते हैं और बच्चों से भी फीडबैक लेते हैं कि किस तरीके का कैरियर वो बनाना चाहते हैं और क्या इनकॉर्पोरेशन हम नया कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों का ट्रेनिंग प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चा पढ़ाई करता है कि वो जॉब, उसका कैरियर क्या बनेगा, उस पर हमारा विशेष ध्यान होता है और ट्रेनिंग प्लेसमेंट हम ने पिछले सालों में बहुत अच्छा कर पाए, वो एक मेजर क्राइटेरिया रहा। तो ना बिल्कुल यहाँ पर एक सबसे खास बात रही कि यहाँ पर जो करिकुलम है, जो डिजाइन किया गया सिलेबस, वो हर बार बदल दिया गया इंडस्ट्री के मुताबिक कि इंडस्ट्री को कैसे स्टूडेंट चाहिए। और शायद यही वजह रही कि रेडी टू वर्क माहौल रहा, इंडस्ट्री को भी फायदा रहा और उसके एक बड़े अंक मिले इस लिस्ट में। एक और प्रोफेसर है, हम उनसे भी जानेंगे सुरेश पासवान जी से, क्योंकि इस लिस्ट में बड़ा अहम योगदान है रिसर्च वर्क का। तो किस तरह का रिसर्च वर्क इंपॉर्टेंट रहा आपके कॉलेज को मुकाम दिलाने में और सोसाइटी को से किस तरह से जोड़ा गया इसको? देखिए, ऐसा है कि हम जब बात करते हैं कॉलेज के इंस्टीट्यूट की, वहाँ पे टीचिंग के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को बहुत अच्छे से देना होता है। और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ हमें जब हम PG की बात करें या रिसर्च की बात करें तो उसमें अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात आ जाती है। तो एक तरीके से हम ये बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही, और हमें ऐसा है कि रिसर्च वर्क के साथ में हमें कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क भी करना है। हमें ऐसा है कि जो हमारे पास अगर कुछ कमियां हैं तो वो हमें कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट के थ्रू हमें ये भी कमियां दूर हो सकती है। तो हमें रिसर्च के एरिया में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम फार्मेसी के हैं, तो हम कोर मतलब दवाई से लेकर के किस तरीके से कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, लेकिन ये मेरा रिसर्च का एरिया जो है वो उसमें ये सारी बातें आ जाती है। तो खैर ये है कि हमें रिसर्च पे भी फोकस होना है और रिसर्च का बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। और जितने ज़्यादा पेपर्स होंगे, पब्लिकेशंस होंगे, कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क्स होंगी,
उतने ज्यादा ही वैसे ही मतलब आपकी इंस्टीट्यूट बढ़ेगी। और खासतौर पे प्राइवेट कॉलेजेस या दूसरे कॉलेजेस को भी बोलूंगा कि वो रिसर्च के प्रति ज्यादा ध्यान दे, तभी वो भी ऊपर आ सकते हैं। तो बिल्कुल नैना, रिसर्च पे यदि ध्यान देंगे तो कॉलेज इस लिस्ट में मुकाम पा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है यदि फैकल्टी और सुविधाओं की बात करें, फैसिलिटी की बात करें, तो पहले स्टूडेंट से भी जानना चाहेंगे हम कि आखिर किस तरह का माहौल आपको कॉलेज में मिला जिसने आपके कॉलेज को आगे पहुंचाया है, और किस तरह की नीड होती है असल में एक स्टूडेंट को। सच थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और वो सारा हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोग को कॉलेज में मिलता था। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ जहाँ पे हम लोग को सारी बुक्स अवेलेबल रहती थी, स्टैंडर्ड एज वेल एज रेफरेंस बुक्स, जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर गाइडेंस मिलता था फैकल्टीज़ का, और हमेशा सिलेबस जो हम लोग का है वो अपग्रेड किया जाता था अकॉर्डिंग टू द जीपैट सिलेबस एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सिलेबस अपग्रेड किया जाता था। तो वो हम लोग की पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान उसने दिया है, और फैकल्टीज लोगों ने हमेशा हमको मोटिवेट किया है, जो भी हम लोग के गोल्स हैं उसके प्रति हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। जैसे स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है जीपैट या फिर इंडस्ट्री लेवल पे जॉब करने के लिए, तो उसके प्रति फैकल्टीज ने हम लोग को हमेशा सहयोग किया है। तो बिल्कुल स्टूडेंट से भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात सामने जरूर आती है कि फैकल्टी और स्टूडेंट्स का रेशो क्यों इतना अहम होता है, क्योंकि जब रेशो एक निर्धारित होगा, कम स्टूडेंट्स पर एक फैकल्टी होगी, तो वो ज्यादा आसानी से एक दूसरे से बातें कर पाएंगे और ये उनके करियर के लिए और संस्थान के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल, और यही कहा भी जाता है कि किस तरह से बेहतर स्टूडेंट का जो करियर है उसे सजाया जाए, उसके भविष्य को स्वर्णिम बनाया जाए, और ये इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन संस्थानों पर भी होती है जिन पर भरोसा वो अभिभावक भी करते हैं। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है यहाँ पर वसीम, अगर हम जीएसआईटीएस की बात करें, फार्मेसी के लिए यहाँ पर उसे टॉप रैंक में रखा गया है, जबकि अगर हम अन्य संस्थानों की भी बात करें या फिर मध्य प्रदेश में ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भरमार है, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो फहरिस्त में टॉप रैंक में कॉलेजेस नहीं आ पाए हैं जितनी ज्यादा उम्मीद की जाती रही है। अगर हम जीएसआईटीएस की ही बात करें तो यहां पर भी जो तवज्जो इंजीनियरिंग सेक्शन को मिलनी चाहिए वो यहां पर नहीं, बल्कि फार्मेसी की वजह से टॉप रैंक में शामिल किया गया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। बिल्कुल नैना, ये इस बारे में भी हम बात करेंगे, अपने गेस्ट से भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी इसके पीछे। लेकिन एक जो वजह यहाँ पे साफ तौर पे नजर आती वो यह है कि आपको जो लिस्ट में नंबर मिलता है असल में वो सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग या पुराने आपके रिकॉर्ड्स के आधार पे नहीं मिलता है। वहां पर इस लिस्ट में मैंने जो गौर से पढ़ा है, आप यकीन मानिए कि इतनी बारीक चीजों का ध्यान रखा गया है। जैसे इसमें यह भी पूछा गया है कि आपके यहाँ पर विकलांग स्टूडेंट कितने हैं, आपके यहाँ बाहर से आने वाली लड़कियां कितनी हैं, यानी कि आपके कॉलेज का नाम तभी होगा जब एक हैंडीकैप्ड भी वहां पर पढ़ने में एक अच्छा अनुभव कर पाए। उसके लिए अगर रेलिंग लगी होगी, रैंप लगी होगी, तो शायद वो अच्छे से पढ़ पाएगा, ध्यान दे पाएगा। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। गेस्ट से पूछते हैं कि एक बड़ा सवाल भी यह उठता है कि जीएसआईटीएस टेक्निकल कॉलेज है, वहां का एक हिस्सा है फार्मेसी, उसने तो मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन खुद जीएसआईटीएस इस इंजीनियरिंग की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया। क्या कमी रही होगी और क्या कमी है जो कई इंजीनियरिंग कॉलेज इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए? देखिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट वैसे क्वेश्चन है, बट मैं अगर फार्मेसी की बात करूं तो मैं फार्मेसी को ज्यादा अच्छे से बता सकता हूं। फार्मेसी ने तो जो हासिल किया है उसके कुछ क्राइटेरिया ये है कि यहाँ की फैकल्टीज को स्पेशली सभी फैकल्टीज हाईली क्वालिफाइड और इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं जो कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री नीड के अकॉर्डिंगली और उस पर्सपेक्टिव से ट्रेन करते रहते हैं। देन सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, वो सारी फैसिलिटीज हम बच्चों को डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी लाइब्रेरी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइब्रेरी के रेफरेंस और टेक्स्ट बुक की। अब नहीं ना समझा जा सकता है कि आखिर उसमें क्या कमी रही होगी, टेक्निकल कॉलेजों में कहा नहीं जा सकता खुले तौर पे, लेकिन जो जवाब है उससे ये तो समझा जा सकता है कि फार्मेसी कॉलेज में क्या सुविधा थी जो कहीं ना कहीं टेक्निकल कॉलेज पूरा नहीं कर पा रहे थे, और शायद वही कमियों की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यही है, सिर्फ जीएसआईटीएस ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो मध्य प्रदेश में तो मुकाम हासिल कर पाए हैं, लेकिन शायद राष्ट्रीय स्तर पर वो जगह अभी शायद वो उस तरह की भूमिका में नजर नहीं आ पाए हैं। हमारे साथ में किन्हल साहब लगातार बने हुए हैं, भारतीय वन प्रबंध संस्थान के निदेशक हैं। किन्हल साहब,
मतलब आपका बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा है। अगर हम अन्य स्थितियों को देखें, आप अगर शिक्षा के संस्थान को देखते हैं तो आप कहां पर अभी स्थितियों को पाते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का समय है। अगर हम जो सवाल मैंने हमारे संवाददाता वसीम अहमद से किया, वही अगर आपसे भी जानना चाहूं तो आप कहां पर वो कमी आप महसूस करते हैं? अगर टेक्निकली चीजों को देखा जाए तो वो जगह आखिर क्यों नहीं मिल पाती? आज जैसे मैंने बताया कि मेरे अच्छा चर्चा चल रही है, तो जब हम लोगों ने आज इसके बारे में चर्चा किया, 17 पैरामीटर्स यूज करके भारत सरकार के स्तर पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसका एक पहल की है। तो इस तरह के जो रैंकिंग्स कई सारे प्राइवेट संस्थान करते रहे हैं, पहले भी कई सारे मैगजीन्स वगैरह पेपर वाले भी करते रहते हैं, बट देन जो ये सरकारी तंत्र के माध्यम से थर्ड पार्टी का इवैल्यूएशन किया है, ये यूनिकनेस है इसका। तो इसमें उभर के आना आसान नहीं था। 17 पैरामीटर्स के अंतर्गत हम अपने आप को बिना जाने, पहले हम जानते ही नहीं थे 17 पैरामीटर है, जब उन्होंने दिया फॉर्मेट उसको भर के दिया, उसके आधार पर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो भी जानते नहीं थे। तो अब जो अगले साल के लिए जब होगा तो सबके ज्ञान में ये बात आ गई है, ध्यान में आ गई है, तो वो अब कंपटीशन बढ़ेगा। मैं ये भी कहूंगा कि कई सारे संस्थान इस तरह के रैंकिंग करने के लिए हमारे पास आते थे, हम जानकारी उनको देते थे, बट आज की स्थिति में सरकारी तंत्र के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से होने से इसकी जो मैं कहूंगा कि वैलिडिटी है या वक़्त है वो ज्यादा है, और उसके आधार पर क्वालिफाई होना और 8वें स्थान पर हमको जो हमें रैंक मिला है उसको सबसे पहले तो उसका आनंद ले रहे हैं सब लोग। और जब हम लोगों ने सोचा कि एक काम करना एक हमारे पहचान बनना चाहिए, टेस्ट, आपका जो कार्यक्रम का नाम है बेस्ट के लिए टेस्ट देना पड़ता है, मैं तो कहूंगा कि अच्छा काम करते चले, अपने आप बेस्ट बनते जाएंगे और बेस्ट में क्वालिफाई होते जाएंगे। हम आज वही निर्णय लिए हैं फैकल्टी के साथ जो चर्चा करके, हम अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग होने लायक और संस्था को ध्यान में रखते हुए संस्था के नाम उभारने के लिए काम करते चलेंगे, अपने आप बेस्ट बनेंगे और उस बेस्ट के लिए कोई चुनौती नहीं होगी। बिल्कुल, ये जो आपकी कोशिश है, इसी तरह की कोशिश अन्य संस्थान भी करें तो वही हम उम्मीद भी रखते हैं। हमारे साथ में शिक्षाविद राजेश दवे जी इस समय हमारे साथ में फोन लाइन पर हैं। दवे साहब, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के संस्थान हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से संस्थानों ने अव्वल नंबर लाकर अपने आप को साबित किया है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? और सबसे एक और खास बात, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस मध्य प्रदेश में बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन वो जगह इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं पा पाए, इसकी कमी कहां मानते हैं? रवि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ जी जी, आ रही आवाज आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी संस्थान किसी भी राज्य का निष्ठा पूर्वक कार्य करे, अपने दायित्व को समझे, तो उसके अच्छे परिणाम तो पैदा होते ही हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ काम हो और परिणाम अच्छे ना आए। तो मध्य प्रदेश को यदि ये गौरव हासिल हुआ है कि उसे अच्छी रैंकिंग मिली है, तो ये रैंकिंग इसलिए नहीं मिली है कि केवल मध्य प्रदेश का कोई राजनीतिक आधार पर प्रयास किया हो, बल्कि शैक्षिक आधार पर जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो उच्च स्तर के ज्ञान की हमारे देश में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसके अनुरूप जब काम किया जाता है तो मैं मानता हूँ कि ऐसे कामों की सभी जगह प्रशंसा भी होती है, उनको मान्यता भी मिलती है और उनके प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे आदर के साथ जॉब्स भी मिलते हैं। तो ये संस्थाएं यदि काम करती रहें लगातार और अच्छा काम करें, इनसे प्रेरणा लेकर दूसरी संस्थाएं भी काम करें। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और दूसरे भी एकेडमिक कॉलेजेस हैं, यदि वे सब मिल करके उच्च शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने की कोशिश करें तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ी युवा पीढ़ी है, बहुत ऊर्जावान है, तेजस्वी है, प्रतिभावान है, उनको आगे जाने का मौका मिलेगा और देश का भी नाम होगा और मध्य प्रदेश को तो सम्मान मिलेगा ही इसके कारण। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि सबको एक मिलकर उस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को देना ही चाहिए। रमेश दवे जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को भी अब आने वाले समय में कहा भी जाता है कि एक तरह से एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं और यही खासियत भी है मध्य प्रदेश के इन इंस्टीट्यूट्स की कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश भी रहती है और टेस्ट में बेस्ट कई इंस्टीट्यूट्स हुए
भी हैं, जैसा कि IIFM की भी हम चर्चा कर रहे थे। IIFM के निदेशक उन्हेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ में जुड़े, और आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और वसीम अहमद का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके साथ में GSITS की टीम पूरी जुड़ी थी और जिस तरह से फार्मेसी के क्षेत्र में नाम आगे बढ़ाया। IIFM और GSITS के अलावा भी और भी कई ढेर सारे कॉलेजेस हैं जिनका मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में नाम रोशन हुआ है। और इन कॉलेजेस में लिस्ट में जिस जगह से जगह बनाई गई है, वहां के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स में कितनी खुशी है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है आज कि MHRD ने भी हमें उस चीज़ के लिए सर्टिफाई किया, और इसकी जो वजह है वो काफ़ी सारी है, कोई एक वजह नहीं है। और मेरे ख्याल से इसकी मुबारकबाद के जो हकदार हैं वो हमारी फैकल्टी हैं, स्टाफ हैं, और ऑफ कोर्स जो हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, स्टूडेंट्स। तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज हमें जो है वो MHRD के नॉर्म्स के हिसाब से 10वें नंबर पर रखा गया। मुझे यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम काफी अच्छा लगता है। एक चीज जो हमारा कॉलेज कर रहा है, मुझे पता नहीं बाकी कॉलेजेस कर रहे हैं या नहीं है, कि इंडस्ट्री में जो लोग लीडर्स थे वो फिर यहाँ पे आके जैसे 20-30 साल इंडस्ट्री में काम किया, फिर यहाँ पे आके पढ़ाते भी हैं। तो उससे जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसका काफी पढ़ाई में भी इनकलकेट होती है। इस साल ही हमारी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 100% प्लेसमेंट्स हुए। उसका क्रेडिट टीचर्स को जाता है, ऑब्वियसली हमारे डायरेक्टर, हमारे फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स सबको ही जाता है। सर हम सब बहुत खुश हैं और हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉलेज पूरे भारत में 44 रैंक में आया है फार्मेसी कॉलेजेस में, जिसे हमारे सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने जो रैंकिंग स्कोर्स जारी किया है उसके तहत हम मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर हैं। और प्राइवेट संस्थानों की बात की जाए तो हम उसमें पहले पायदान पर बियानाटा कॉलेज का नाम आया जाता है। बहुत गर्व है कि मैं कैसे कॉलेज में पढ़ रही हूँ जो MP के टॉप 1 में और ऑल इंडिया में 44th रैंक में है, सारे टॉप 50 फार्मेसी कॉलेजेस में। और कॉलेज हमारा सारी फैकल्टीज बहुत सपोर्ट करती है। सूची में नाम आना अपने आप में एक हर्ष का विषय है, गर्व जरूर अनुभव करते हैं। शायद और अच्छा कर सकते थे, और प्रयास यही रहेगा कि अगले सालों में हम और आगे बढ़े। चाहिए 3 या 4 फंडामेंटल अप्रोचेस। एक, हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा स्तर में और बहुत वृद्धि हो। मध्य प्रदेश में, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, भारत में ये एक बहुत अच्छे शिक्षा संस्था के रूप में उभर के आएगी। तो देखा आपने किस तरह से टॉप 50 में जो अगर हमारा संस्थान अगर शामिल होता है तो किस तरह की खुशी होती है उस समय, वो ये फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के चेहरे पर नजर भी आई है। कहा जा सकता है प्रतिस्पर्धा का आज का जो समय है, इस प्रतिस्पर्धा के समय में भी अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं, और वही कोशिश रहती है उन स्टूडेंट्स के भी भविष्य को संवारने की जो कई उम्मीदों के साथ में उनसे जुड़ते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।